क्या मैं सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रही हूँ मेरे डाइट में? पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को कमांड करती है और थायराइड ग्लैंड पूरे बॉडी के इंटरनल ग्लैंड्स को कमांडिंग करने का काम करता है। अभी फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आपको आ जाता है चिकन, एग्स एंड फिश आ जाता है। सेकंड क्लास प्रोटीन में आते हैं सीरियल्स एंड पल्सेस आ जाते हैं। क्योंकि हमें हर जगह पे यही बताया जा रहा है कि आप सब लोग प्रोटीन कम खाते हो। डार्क चॉकलेट ये ऐसा सोर्स है जिसमें आपको आयरन भी ज्यादा मिलता है और क्रेविंग जो स्वीट खाने की क्रेविंग है वो जैसे ही लोग जिम ज्वाइन करते हैं वैसे ही लोग प्रोटीन के डब्बे भी लेते हैं, तो वो सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आरोग्य संवाद सीरीज। ऐसा कहते हैं कि समय और स्वास्थ्य ये दो ऐसी अनमोल चीजें हैं जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते और सराहते जब तक ये समाप्त नहीं होते। तो जिन्हें हेल्दी खाने के लिए टाइम नहीं है, उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए तो समय निकालना पड़ेगा। तो खाना जैसे एक आवश्यकता है, वैसे ही बुद्धिमत्ता से खाना भी एक कला है, और इसी कला को हम कहते हैं एक न्यूट्रिशियस डाइट। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है फेमस न्यूट्रिशनिस्ट मिसेस दीपिका श्रीवर्धनकर। इन्होंने न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया है, एंड सिंस 15 years she is working as a consultant nutritionist at Swanand Pathology Laboratory, Dombivli currently, and in Ozone Gym, Dombivli. Welcome, ma'am, to this podcast. So she will help us today with the right tips about nutrition and diet. So मैम, आजकल हम लोग बहुत सारे डाइट्स देखते हैं मार्केट में, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज डाइट? थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। डाइट बेसिकली सब लोग कहते हैं कि दिन में कम खाएं, दिन में 2 बार ही खा लेते हैं। बहुत सारे डाइट निकले हैं, तो सही डाइट वही रहता है जो आपकी शरीर के लिए जरूरत है। वो आहार आप आपके खाने में से देते हैं तो उसी को डाइट कहते हैं। बेसिकली ज्यादा गैप ना रखें खाने में, एक 3 से 3.5 घंटे का गैप रख के आप हर सारी चीजें खाने में रख दो जो आपके घर में बनते हैं वही चीजें, ना कि आजकल बाहर निकला है कि बाहर के प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। जैसे जैसे दिखाया जाता है वैसे बाहर के जो कोई प्रोडक्ट्स हैं रेडीमेड, रेडी टू ईट फूड, वो ऐड करके वो खाने में रख दो तो आप, या फिर अलग से सीड्स निकले हैं वो खाने में रख दो। घर का खाना कम करके बाहर की चीजें रख दो, उसे डाइट नहीं कहते। आपके घर में जो खाना बनता है, जो सब्जी रोटी बने, उसी में से न्यूट्रिशियस चीजें आप डेली खा लो तो आपके खाने को उस खाने को आप न्यूट्रिशियस डाइट बता सकते हो। करेक्ट। सो मुझे लगता है प्रोसेस्ड और पैकेज फूड्स को खाना इज नॉट अ न्यूट्रिशियस डाइट। सो होम कुक फूड से ही आपको जो डाइट मिलता है दैट इज वेरी गुड। यस, करेक्ट। सो इसके बाद अभी बहुत सारे दिनों से हम एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट के बारे में बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि व्हाट इज एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट? एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट मतलब वही डाइट है जो पुराने लोगों ने कहा था। जैसे हम लोग खाते थे, जब भाकरी खाते हम लोग, सब्जी बनी हुई रहती है, या फिर पहले के लोगों का जो खाना रहता है जो घर में बनते थे, होल फाइबर फूड। इन्फ्लामेटरी डाइट वही है कि आपके खाने में कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको एडेड किया करके जो खाते हो उसे इन्फ्लामेटरी डाइट है। नाम अलग दिया है बिकॉज फैशन अलग हो गई है, पर वही है जो हम लोग पुराने लोग जो खाते थे वही है। जैसे आप भाकरी खाते हो उसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और फाइबर्स भी मिलते हैं जो सोल्यूबल फाइबर्स है। सब्जी ले लो जिसमें से आपको फाइबर्स भी मिलते हैं और विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं। राइस ले लो जिससे आपको सोल्यूबल फाइबर्स, सोल्यूबल फास्ट एब्जॉर्ब कार्ब्स मिल जाता है। दाल रखते हो तो उससे आपको प्रोटीन मिल जाता है। सलाद रखते हो तो वो फुल फॉर्म ऑफ फाइबर आपको मिल जाता है। तो इसी थाली को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशियस फूड। इस पूरे थाली में कहीं पे भी आपका बाहर का फूड आया नहीं है, जो आपके घर में बना है वही आपने रखा है। सिर्फ उसको खाने का टाइम और क्वांटिटी मैटर करता है। अगर उसको आप खाते हो प्रॉपर्ली उस टाइम और क्वांटिटी में, उसी हिसाब से आपकी बॉडी चलती रहती है। करेक्ट। सो इट इज बेसिकली बैलेंस डाइट, और एक सही मात्रा में बैलेंस डाइट खाना मतलब ही आई थिंक एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट है। तो और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आजकल है कि लोग बहुत एंशियस है कि क्या मैं सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रही हूँ मेरे डाइट में, क्योंकि हमें हर जगह पे यही बताया जा रहा है कि आप सब लोग प्रोटीन कम खाते हो, जिसकी वजह से आपका मसल ब्रेकडाउन हो जाता है, आपका वेट लॉस नहीं होता। स्पेशली वेजिटेरियंस को तो बहुत टेंशन होती है कि हम लोग प्रोटीन खा रहे नहीं खा रहे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखो बेसिकली प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है वैसे प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन बनने के जो एक फुल 9 अमीनो एसिड मिलके जो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है, वो 9 अमीनो एसिड आपको हमारे खाने से ही मिलते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो प्रोसेस्ड फूड्स है, जैसे प्रोसेस्ड फूड नहीं बोल सकते, जो बाहर सप्लीमेंट्री मिलते हैं वो इज अदर पार्ट्स, पर आपके खाने में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो प्रोटीन में एक तो वेज प्रोटीन है, नॉन वेजिटेरियन में भी आता है, मतलब फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। करेक्ट। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आपको आ जाता है चिकन, एग्स एंड फिश आ जाता है। सेकंड क्लास प्रोटीन में आते हैं सीरियल्स एंड पल्सेस आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन आप जितना कंज्यूम करते हो वो उतना 9 अमीनो एसिड आपके बॉडी में जाता है, आपके बॉडी को उतना प्रोटीन मिलता है। बिकॉज हमारी बॉडी अगर हम नहीं खाते हैं तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज फॉर्म एनी फॉर्म बना सकती है, पर प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में नहीं है और अगर हम लोग प्रोटीन नहीं खाते तो प्रोटीन नहीं बना सकते। बिकॉज प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल एडेड रहता है, जिसके वजह से प्रोटीन की जो बोलते हैं कि वैल्यू ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हाइयर रहती है। बिकॉज जब कार्ब्स नहीं है तो प्रोटीन ही हेल्प करता है आपके बॉडी को एनर्जी लेने के लिए। प्रोटीन ही हेल्प करता है आपके मसल्स को रिपेयर करने के लिए, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। क्रेविंग जोन जो बोलते हैं नेगेटिव हार्मोन्स बढ़ गए तो क्रेविंग बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारा गैप रखने के बाद हम लोग को लगता है कि पेट भरा हुआ रहता है बट स्टिल माउथ क्रेविंग इज देयर, तो आप कुछ ना कुछ चटपटा नमकीन खाने का आपको दिल करता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अपने आपके बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होती है, और ये रिलीज होने का रीजन यही रहता है कि लैक ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को बैलेंस करो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेज सोर्स में भी सोयाबीन है, पनीर है, दूध है, ऐसी चीजें जो फर्स्ट क्लास सोर्स है जो इसको आप वो खाने में रख सकते हो। नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास चिकन, एग्स, फिश, ये बहुत सारी चीजें जो आप खा सकते हो। खाने में नॉर्मल क्वांटिटी में रख दो। खाना है इसके लिए दिन में अगर 6 बार अगर आप मील रखते हो तो 6 बार में चिकन के चीजें रखोगे तो उतना आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो पर्टिकुलर मील में रखो, बिकॉज वो चिकन भी आप खाते हो 100 ग्राम भी एक टाइम पे खाते हो तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए पर्टिकुलर टाइम लगता है, और वो पर्टिकुलर टाइम में जितना अमाउंट प्रोटीन आपके बॉडी में जाता है उसको डाइजेस्ट होके उसको यूटिलाइज होने के लिए उतने अमाउंट में पानी भी लगता है। ओके, यस। क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत मेरी पूरे प्रैक्टिस में देखिए, मैं चिकन खाऊं या एक अंडा भी खाऊं तो मुझे बॉइल्स आ जाते हैं, मुझे हीट हो जाती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इसका क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज ये हीट क्रिएट नहीं करते, ये प्रोटीन रिच सोर्स है। तो प्रोटीन जितना आपके बॉडी में जाता है उतने अमाउंट में पानी भी जाना चाहिए। बिकॉज विदाउट वाटर प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। मसल को उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी चाहिए। करेक्ट। पानी व्हाट इज रिकमेंडेड डेली इनटेक कितना होना चाहिए प्रोटीन का, वाटर का? ये डिपेंड रहता है कि आप आपके खास करके प्रोटीन के लिए आप क्या एक्टिविटी करते हो। अगर आप सेडेंटरी लाइफ हो, आपका काम आपका ऑफिस का काम है बस उतना ही है, तो अब आपके अकॉर्डिंग वेट, आपका वेट अगर 60 kg है तो 60 ग्राम पूरे दिन में आपको प्रोटीन जाना चाहिए। पर अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डेली रूटीन से आप थोड़ा सा थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे वर्कआउट स्टार्ट करो। जिम जाते हो, योगा करते हो, जुम्बा करते हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप आपके वेट को छोड़ के एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो उसको आपके बॉडी को 1.2 पर केजी बॉडी वेट से डबल में मल्टीप्लाई करके आपको उतना प्रोटीन आपको लगता है। 1.2 ग्राम पर केजी हाँ। बॉडी वेट। ओके। तो अगर आपका 60 kg वेट है तो उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करो, जितना निकलता है तो ऑब्वियसली वो 120 ग्राम अगर निकलता है, 120 और 130 ग्राम निकलता है, तो ट्राई इट फॉर एटलीस्ट 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। ओके। तो उतना प्रोटीन आपके बॉडी को लगता है और उतने यूटिलाइज भी होता है। और ये जब आप स्टार्ट करते हो तो आप चेंजेस देख पाते हो कि प्रीवियस वाला बॉडी स्ट्रक्चर कैसे था और पोस्ट वाला बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, या फिर फीलिंग भी, हेयर फॉल होना बोलो या फिर स्किन लैकिंग होना बोलो, मसल पेनिंग बोलो, क्रैम्पिंग बोलो, ये सारी चीजें आप फील करते हो। ये सब अभी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ वो जो लैकिंग था वो अभी आप रिप्लेस कर रहे हो बॉडी को। करेक्ट। वो चेंजेस हो जाते हैं। तो ये प्रोटीन रिप्लेसमेंट जो है ये ऑफ कोर्स डाइट से तो ऑफ कोर्स हम लोग लेना चाहिए, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग प्रोटीन बाहर से लेते हैं। जैसे ही लोग जिम ज्वाइन करते हैं वैसे ही लोग प्रोटीन के डब्बे भी लेते हैं, तो वो सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। So what is good protein from a diet, or we need that protein in the form of whey protein or something like that? It's a very good question, क्योंकि ये कंसेप्ट लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
बिकॉज प्रोटीन बॉडी डिसाइड नहीं करती है कि आप अंडे से ले रहे हो या एक स्कूप प्रोटीन से, मतलब ये 5,000 वाला सप्लीमेंट का आपके बॉडी में डाल रहे हो या 7 रुपए वाला अंडे से डाल रहे हो। करेक्ट करेक्ट। बॉडी रिक्वायर 9 अमीनो एसिड्स, तो वो आप किसी भी फॉर्म में डालो बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। बट कंसेप्ट ये है कि आप जो भी ब्रांड यूज करते हो वो ब्रांड बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, डिपेंड, लोकल ब्रांड लेके आप लोगे उसका साइड इफेक्ट होता है। अच्छा। और सप्लीमेंट अगर लेते भी हो तो उसका एक मार्जिन रहता है कि उतने अमाउंट में आपकी बॉडी को, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ओवरलोड कर लेते हो एट द टाइम, अगर आप जैसे जिम में गए भी नहीं कि डब्बा लेना स्टार्ट हो जाता है, तो ये गलत है। आप थोड़े वर्कआउट बॉडी को स्टार्ट कर दो, वर्कआउट के लिए एक बैलेंस में ला दे दो। बिगनर हो, बिगनर से थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओ, जहाँ पे आपकी बॉडी रिक्वायर करती कि नहीं, अभी जैसे जिम ज्वाइन किया है, 2-2.5 किलो का डम्बल्स उठा रहा है, 2.5 किलो के बाद अगर 5 किलो 7 किलो का अगर आप केजी का या एलबीएस के आप डम्बल्स उठाते हो, तब जाके आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तब आप सप्लीमेंट लेते हो तो भी ब्रांडेड सप्लीमेंट लेते हो, और वो भी कंसल्ट पर्सन के अंडर कंसल्ट पर्सन। मैं तो बोला है तो एट द टाइम 1 स्कूप ले लिया तो वो रिक्वायरमेंट नहीं, वो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करता है। एब्सोल्युटली, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फिर लूज मोशन होते या फिर कॉन्स्टिपेशन, गैस फॉर्मेशन होना, वॉमिटिंग होना, या फिर बॉइल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फिर ये क्या होता है कि सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट यही दिमाग है। एक्चुअली वो सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट नहीं, आपका जो लेने वाला तरीका है वो गलत है। तो अंडर कंसल्ट पर्सन जो रहेगा उसके अंदर आप जो कंसल्टेशन लेते हो तो ये आपको राइट गाइड करते हैं कि आपको इतने अमाउंट में कितने क्वांटिटी में लेना है और कितनी बार लेना है। करेक्ट है। तो इट्स नॉट अ हार्मफुल टू टेक अ सप्लीमेंट, बट वो ब्रांडेड होना चाहिए और लेते वक्त क्वांटिटी मैटर करती है। ओके, सो इट शुड बी अ कस्टमाइज्ड कंसल्टेशन। उसके लिए जरूरी है कि आपका डाइट क्या है, आप ऑलरेडी कितना ले रहे हो और आपको कितना लेना चाहिए। So, जो सबके लिए जो सब कर रहे हैं वो शायद हमें नहीं करना चाहिए। इट शुड बी अंडर द एडवाइस ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट। करेक्ट। सो और एक चीज होती है कि क्रैश डाइट, जैसे कि बहुत बार हमने सुना है। तो इंस्टेंट रिजल्ट्स के पीछे आजकल बहुत लोग रहते हैं, और ये जो मैजिक दिखाया जाता है एड्स में कि इतने किलो के थे हम इस महीने में, बाद में हम इतने किलो के, ऑल दिस थिंग्स आर शोन। सो व्हाट्स द ट्रुथ बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स? बेसिकली इसका ट्रुथ ये है कि जब क्रैश डाइट करते हो तो आप सडनली लूज करते हो वेट वाइज। या तो वेट वाइज लूज करते हो मतलब क्या, हमारे बॉडी में 2 टाइप के वेट है, बॉडी मस्कुलर वेट और फैट वेट रहता है। तो अब भी आप जो लूज करते हो फटाफट वो आप मस्कुलर वेट लूज करते हो। अब हमारा कंसेप्ट क्या रहता है कि आप लूज करो पर आप फैट में लूज करो। जितना इंचेस में, जैसे एक ग्लास भर पानी में अगर आप 1 स्पून ऑयल डालते हो उसको स्टर कर दो, ऑयल पूरा फ्लोट होके ऊपर आएगा, बिकॉज फैट क्या है, लाइट है और स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो सेम इसमें बॉडी में भी आप जितना बॉडी में आप फैट नहीं कम, मतलब जितना वेट कम कर लोगे, 7 किलो वेट कम कर लिया पर 2 से 3 इंचेस ही गए हैं, तो वो जब तब तक ही ये मैटर करेगा जब तक वो रूटीन फॉलो कर लो। और वैसे रूटीन फॉलो करना लाइफ टाइम ये पॉसिबल नहीं रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। हाँ, नॉर्मल रूटीन पे आप तो आ जाते हो कि नहीं अभी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो जब डिस्टर्ब साइकिल हो जाता है ना, जब वो रूटीन छूट जाता है तब आप बैक टू पवेलियन इंचेस में डबल हो जाते हो। वेट में कम पर इंचेस में ज्यादा होता है। तो ये जो क्रैश डाइट में वेट कम होता है ना, ये कंसेप्ट बहुत गलत है, बिकॉज इसमें आप आपका मस्कुलर वेट निकाल देते हो। करेक्ट। और मस्कुलर वेट जब भी जाता है ना, मतलब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए, तो एनर्जी के लिए आपकी बॉडी आपके मसल को ब्रेक डाउन कर रही है, मसल में से प्रोटीन जा रहा है, तो जब ये ब्रेकडाउन जब होता है, उस ब्रेकडाउन में आपकी बॉडी में जितने भी मिनरल्स विटामिन जो कोटेड है वो पूरे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे डिकैल्सिफिकेशन हो जाता है, मिनरल्स विटामिन लैक आउट हो जाते हैं। तो साइड इफेक्ट तो बहुत सारे होते हैं क्रैश डाइट के। आपको आप सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि मुझे इतना केजी वेट कम करना है, तो उसके पीछे फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी मेडिकल डिजीज है, वो लाइन में कतार में खड़ी रहती है। इसलिए क्रैश डाइट फॉलो करना है, मतलब आपको लगे हाँ मुझे 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, थोड़ा सा देरी से शांति से जाओ पर अच्छा रिजल्ट मिला। जो फास्ट, जो इंस्टेंट फास्ट में जाते हो तब आपको फ्यूचर में उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिल जाता है। So it's not that good to get obsessed with that weight numbers, I guess. So inches loss is what matters. Inches loss is very important. जब भी आप इंच लॉस करते हो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। करेक्ट। और जब भी आप वेट लॉस करते हो तब आपका मेटाबॉलिज्म गेन नहीं होता, वो ड्रॉप हो जाता है। करेक्ट।
तो ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट का बहुत एक रहता है, यू नो, बीएमआर इज, इफ यू हैव हाई बीएमआर तो फिर आपका वेट जल्दी जल्दी, जैसे आपने बोला, लॉस होता है। तो बीएमआर बढ़ाने के और कौन से तरीके हैं? बीएमआर बेसिकली क्या है किसी को हाँ, पता नहीं रहता है। yes, बीएमआर से बेसल मेटाबॉलिक रेशियो कि नॉर्मली आप जो भी कुछ खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी कितने क्वांटिटी में यूज करती है। अगर आप जो भी कुछ खा रहे हो आपकी बॉडी फास्ट एब्जॉर्ब कर रही है, यूटिलाइज भी कर रही है, तो आपकी बॉडी कभी भी फैट गेन नहीं करती है, आपका बीएमआर हायर रहता है। और जब भी बच्चे से फैमिली में रहते हैं कोई कोई लोगों की, एक कोई तो कितना भी खिलाओ तो भी बढ़ता नहीं है, और एक ऐसे कि कितना भी कम खाए तो भी उसकी बॉडी We are ज्यादा all बढ़ती है। jealous of that person who doesn't gain weight हाँ, even after कि eating. ये राइस खा के भी इसका वेट नहीं बढ़ रहा है, और हम लोग एक स्पून भी खाए तो नेक्स्ट डे नंबर बढ़ जाता है। तो इसका रीजन ये कि बीएमआर हायर होना। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिकली रहता है कि जेनेटिकली आपकी बॉडी, मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी कैसे, उसके ऊपर आपकी बॉडी जेनेटिकली रहते हैं। सेकेंड है कि आपका खाना, आपके खाने में आप कितना गैप रखते हो, इंटरवल्स कितना रखते हो खाने में। सेकेंडली कि आपके खाने में घर का खाना कितना है और बाहर का खाना कितना ऐड करते हो। मैदा, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जितना खाओगे उतना आपका बीएमआर ड्रॉप होता है। थर्ड थिंग है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कितना करते हो। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो उसको बर्न करने के लिए जरूरत है। ब्रिस्क वॉक कर लो, नॉर्मल सूर्य नमस्कार कर लो, या फिर किसी भी एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो जिससे आपका बीएमआर बूस्ट होता है। सिर्फ घर में बैठ कर, जब एक 15 साल तक आपका बीएमआर इंक्रीज रहे, 15 साल के बाद नॉट श्योर कि उस बच्चे का भी बीएमआर वो हायर रहेगा कि नहीं। मैक्स टू मैक्स 20 ईयर्स, ओके, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, देन व्हाट इज द आइडियल मील गैप? दो मील्स के बीच में कितनी आइडियल गैप होना चाहिए सो दैट अवर बीएमआर रिमेन्स गुड एंड हमको क्रेविंग्स भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए बीच में? अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपके खाने में 3.5 घंटे का गैप होना चाहिए। ओके, 3.5 घंटे के बाद हमारी बॉडी अपने आप एसिड रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ओके, ये एसिड सब लोग बोलते हैं गलत है, एसिडिटी उसी की वजह से। एसिड का बहुत अच्छा बॉडी ने बना हुआ एक लिक्विड है जो हमारा खाना एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। अगर आपने 3.5 घंटे के ऊपर गैप रख दिया तो वहां पे एसिड रिलीज होना है, वो इंटरनली रिलीज होगा, पर वहां पे खाना नहीं है अवेलेबल एब्जॉर्ब करने, तो वो एसिड रिफ्लेक्ट करता है। ओके, इसलिए वो एसिडिटी जो हम लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हुआ, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, वो रीजन ये है कि आपने रखे हुए मिल गैप। जितने बड़े गैप रखोगे उतना एसिड रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, 3.5 घंटा, 3.5 घंटे से 4 घंटा, एक्सट्रीम मैक्स 4 आवर्स। ओके, दैट इज द रिकमेंडेड गैप, नॉर्मल एवरेज जो हम हाँ, फिजिकल एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसके हिसाब से। करेक्ट। एंड लेट्स कम टू सम यंग गर्ल्स, और जो हमारी महिलाएं हैं स्पेशली वुमेन, उनमें बहुत लोगों में हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो मोस्टली नाउ मी बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, मैंने तो देखा है कि बहुत कम लोगों का हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर होता है। ऑल ऑफ देम आर अराउंड 9, 10 एंड 11। सो और नॉर्मली उन लोग में वो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया के सारे सिम्टम्स रहते हैं। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइक व्हाट फूड्स दे कैन ईट सो दैट उनको आयरन मिलता रहे, स्पेशली जो गर्ल्स है जिनको बहुत मेंसेस में प्रॉब्लम होता है, बहुत ब्लड लॉस होता है। तो ऐसे एनीमिया के केसेस के लिए क्या डाइट अच्छा है? देखो, एनीमिक पर्सन बेसिकली ये है कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन रहता है, हीम प्रोटीन, जो कम है। तो उसकी क्वालिटी के लिए हमें आयरन इनटेक फूड ज्यादा खाना चाहिए, जिसमें मतलब बीट है, तिल है, नट्स की चिक्की है, जो पीनट्स चिक्की बोलते हैं, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो खाने में। प्रोटीन जैसे एक एटलीस्ट एग्स तो भी दिन में अगर खाने वाले हो जाए, एटलीस्ट 2 एग्स अ डे, पर 2 एग्स अ डे खाने में रख दो, गैप रख दो, सुबह रात को ऐसे खा लो, पर ऐसे मिल में रख दो जिससे आयरन इनटेक हो जाए। साथ में दिन में जब भी खाते हो उस खाने में जो लंच और डिनर है, नींबू का रस, बेसिकली जो भी कुछ खा रहे हो, जैसे बीट की सब्जी खा रहे हो या फिर नॉर्मल चावल वगैरह खा रहे हो, तो नींबू स्क्वीज कर लो उसके ऊपर, जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन होने के लिए हेल्प होता है। सिर्फ आयरन वाली चीजें खाने से कुछ होता नहीं। अगर वो खाया तो मेरा बड़ा नहीं, उसको इंटरनल जाके अंदर जाने के बाद एक्टिव करने का काम विटामिन सी करता है। तो विटामिन सी के बाहर से आप नॉर्मल टैबलेट्स भी लेते हो तो भी चलते हैं, या तो फिर नॉर्मल घरेलू नींबू है, लेमन जूस क्रश करके ले लो, जिससे आपका विटामिन सी और आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे हम कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू स्क्वीज कर लिया तो इट्स अ वेरी होलसम थिंग टू ईट। बराबर।
करेक्ट। तो आई थिंक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये पार्ट होना चाहिए खाने में हमारे डाइट में, स्पेशली अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी का प्रॉब्लम है, अनीमिया है, क्योंकि नॉर्मली इसकी वजह से क्या होता है कि जो गर्ल्स हैं जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि हमको कंसंट्रेट करने को नहीं होता है ना। एंड वुमेन का ये प्रॉब्लम होता है कि हमको बहुत चक्कर आती है या फिर वीकनेस फील होता है। आई थिंक ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ अनीमिया Anemic. इटसेल्फ। एंड कैल्शियम एक और एक रहता है घटक जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में बहुत कम होते जाता है। सो व्हाट कैन दे डू एट दिस एज इन मेनोपॉज? अगर कैल्शियम भी आपके बॉडी में कम है तो सिर्फ कैल्शियम टैबलेट लेने से कुछ नहीं होता है। नहीं, एब्सोल्युटली। आपको उसके साथ एक एक्टिविटी रहता है, जैसे गाड़ी चलाना है पेट्रोल चाहिए, वैसे गाड़ी बॉडी के अंदर कैल्शियम डालने के बाद उसको एक्टिवेट करने का काम विटामिन डी करता है। तो विटामिन डी के अलग से सप्लीमेंट, उसके लिए ऑब्वियसली आपको टेस्ट करना पड़ता है हाँ, ऑब्वियसली कि सी द लेवल्स। हाँ विटामिन डी के लेवल कितनी है वो देख लो। उसके बाद आप कैल्शियम का कैल्शियम लेते रहो, उसमें से विटामिन डी का सोर्स भी ले लो। अदर्स आउटर साइड या तो अभी के कैल्शियम के जितने भी टैबलेट्स है सब में विटामिन D3 एडेड रहता है। करेक्ट ये नॉर्मल क्वांटिटी एडेड है। बाहर से नेचुरल खाने में से ले लो, बाहर सनलाइट है जो जितना हो उतना एक्टिवेट हो जाता है विटामिन डी। ड्रम स्टिक्स लीव्स है या फिर ड्रम स्टिक्स है, ये खाने में रख दो जिससे विटामिन डी एक्टिवेट होता है। और अब जो भी कुछ कैल्शियम टैबलेट बाहर से लेना पड़ता है, बिकॉज एक एज के बाद बॉडी बनाना स्टॉप कर देती है, आपको आउटर सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो बाहर से कैल्शियम स्टोर आप कर देते हो, स्टोरेज लेते हो, तो आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। ओके। अब मैं ऐसे देखती हूँ कि आजकल तो बहुत अवेयरनेस है सप्लीमेंट्स लेने का, और सप्लीमेंट्स लेना बहुत इजी होता है। सो इट्स वेरी ऑन नाउअडेज टू टेक सप्लीमेंट्स। बट कुछ राइट समय होता है कोई सप्लीमेंट लेने का? जैसे कि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है तो दिन में कब लेना है? अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट ले रहे तो दिन में कब लेना चाहिए? व्हाट इज द आइडियल रिकमेंडेशन? कैल्शियम लेते हो तो कैल्शियम के दो टाइप आते हैं, एक तो सिट्रेट फॉर्म आता है और कार्बोनेट फॉर्म आता है। सिट्रेट फॉर्म आप लेते हो तो एम्प्टी स्टमक ले लो, जैसे उठते ही या फिर रात का खाने खाने के बाद 2 घंटे के बाद तो हम लोग सोते हैं, कम से कम 2 घंटे का गैप तो सोते वक्त। कार्बोनेट फॉर्म जो रहता है वो आप आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर डिनर भी ले सकते हो। ओके। या फिर आफ्टर लंच, एक मील के बाद कार्बोनेट फॉर्म जो कैल्शियम लेते हैं वो आप एक मील के बाद ले लो तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। अच्छा। सिट्रेट फॉर्म लेते हो तो ऑलवेज टेक एन एम्प्टी स्टमक। अच्छा, जिससे एसिड रहता है प्रेजेंट, तो वो यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। ओके। तो जो आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हो उसमें आप चेक कीजिए कि कार्बोनेट फॉर्म है कि सिट्रेट फॉर्म। कार्बोनेट फॉर्म है, करेक्ट। सिट्रेट फॉर्म आप फास्टिंग में ले लीजिए, कार्बोनेट आप कुछ खाने के बाद ले सकते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा। करेक्ट। उसके साथ विटामिन डी आप ले सकते हैं। विटामिन डी तो वैसे भी वीकली शॉट्स रहते हैं, मतलब वीकली आप टैबलेट ले सकते हो, तो वो वैसे भी दिन में लो या रात को सोते वक्त ही लेना पड़ता है। तो कैल्शियम में एडेड विटामिन डी है, सेपरेटली लेते हो तो वीकली ही आएगा वो। ओके। और ओमेगा 3 बेसिकली पूछोगे तो ओमेगा 3 आपको लंच और डिनर के बाद, वो भी कितना mg है आपकी कैप्सूल कितना mg कंटेन करती है वो मैटर करता है। अगर वो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कुछ जिम में जाते हो, जुम्बा करते हो या फिर बहुत रनिंग करते हो आप, तो आपको 1000 mg तो भी ओमेगा 3 जाना चाहिए आपके बॉडी में। तो अगर आपकी कैप्सूल 1000 mg कंटेन करती है तो दिन में एक बार आफ्टर लंच ले लो। ओके। आफ्टर लंच। अगर वो 500 mg है तो उसके डबल डोज कर दो लंच एंड डिनर, पर वो मील के बाद ही लिया करो। ओके। आफ्टर मील्स। आफ्टर मील्स। ऑल्सो अभी बहुत क्रॉनिक डिसीज पे जाते हैं जो एपिडेमिक है, विच इज डायबिटीज। और डायबिटीज के बारे में इतने सारे डायबिटिक्स एंड प्री डायबिटिक्स हैं आजकल, तो उनके बारे में हम, उनके डाइट के बारे में हम क्या आज जानकारी दे सकते हैं? देखिए डायबिटिक लोग क्या करते हैं कि मुझे डायबिटीज में शुगर बंद कर देता हूँ, मुझे राइस बंद कर देना चाहिए, तो ऐसी सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव इट, आप वो सब चीजें आपके खाने में रख सकते हो, पर एक पर्टिकुलर टाइम में रखो। जैसे अब नॉर्मल ब्रेड वगैरह बंद कर दो, चपाती से बेटर है भाकरी। अब भाकरी ज्वार है, नाचनी है, बाजरी मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट को नहीं डाइजेस्ट होती है। तो ज्वारी और नाचनी है जो आप आपके खाने में रख सकते हो। राइस खाना भी है, बहुत क्रेविंग है, साउथ इंडियन बोलो या फिर ज्यादा कोकण रीजन के, वो लोग को राइस चाहिए। हाँ, तो आपको खाना है तो खा लो, लंच में रख दो, कीप इट एट डिनर।
ओके। बिकॉज लंच के बाद हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, तो हम कुछ भी खाएं वहां पे तो थोड़ी हमारी चलना वगैरह चालू रहता है, नीचे जाओ ऊपर जाओ या फिर घर में ही घूमना स्टार्ट हो, तो वो यूटिलाइज हो जाता है। डिनर के बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाते, करेक्ट है। 1-2 घंटे बाद सोने वाले रहते हैं, तो स्किप इट एट डिनर बट कीप इट एट लंच। लंच में रख दो, स्किप डिनर में स्किप कर दो। फाइबर का इंटेक ज्यादा रख दो, जैसे सलाद है, सलाद का खाना पूरे लंच एंड डिनर दोनों मील में सलाद का खाना रख दो। लीफी वेजिटेबल है वो उसका, वो फ्रूटी वेजिटेबल है, लीफी और फ्रूटी दोनों में डिफरेंस है। लीफी में बोलोगे तो पालक मेथी ये सभी जिसमें फुल फॉर्म और फाइबर रहता है उसमें, जो फ्रूटी वेजिटेबल है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है। करेक्ट। दूधी है, भिंडी है, गवार है, ये सब, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन खाने में ज्यादा रखो। सीरियल पल्सेस से ज्यादा ये दोनों खाने में रखो, जिससे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ डायबिटिक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी ज्यादा सफर करते हैं वो लोग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ फाइबर। फाइबर कम होने के, तो इसलिए लीफी वेजिटेबल ज्यादा रखो, फ्रूटी वेजिटेबल खाने में ज्यादा रखो। फ्रूट्स भी आपको खाना है तो वो डे टाइम में रख दो। डे टाइम में बोलेंगे तो अर्ली मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट में। आफ्टर लंच और आफ्टर मील फ्रूट कभी नहीं खाना चाहिए, और द डायबिटिक पेशेंट स्पेशली। ओके ओके। आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर। बहुत सारे लोग हैं जो केला, बेसिकली केला खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होता है इसलिए खाते हैं, एक्चुअली ये कंसेप्ट गलत है। ओके। फ्रूट आपको खाना है तो आपकी बॉडी जब एमडी है ज्यादा करके तब फ्रूट खा लो, तभी वो यूटिलाइज बहुत अच्छे से होता है। ओके। अगर एक मील के बाद आप खाते हो तो उस मील में जो आपने खाना खाया है, जैसे अब लंच में चपाती खाया, राइस खाया, उसकी शुगर तो आपके ब्लड में बढ़ गई है, प्लस आपने तभी फ्रूट खाया, तो उस फ्रूट की शुगर भी वो ब्लड में बढ़ जाती है, तो उतनी आपके बॉडी में इंसुलिन रिलीज होना चाहिए कि उस शुगर को टॉलरेट कर सके या फिर यूटिलाइज कर सके। अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो ऑब्वियसली वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस ही रहती है। करेक्ट। तो शुगर शुगर लेवल्स बढ़ बढ़ जाता है। करेक्ट। अभी समर्स आ रहे हैं तो आई थिंक मैं सबका फेवरेट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि क्या हम मैंगोज खा सकते हैं डायबिटीज में? खा सकते हो, पर उसको आपको खाना है तो डे टाइम में रखो। डे टाइम में so वो भी एक क्वांटिटी मैटर करते हैं। या अगर फुल एक जूस बना, ग्लास भर के जूस बना के पीते वैसे नहीं लेना है आपको। खाना है तो 1 और 2 जो स्लाइड्स देते हैं वो स्लाइस लेके ही आप खा सकते हो। तो बेसिकली आप हर कोई फ्रूट या वेजिटेबल खा सकते हैं, ऑफ कोर्स टेक इट इन द लंच, एंड पोर्शन कंट्रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है वंस यू आर अ डायबिटिक। करेक्ट। और मुझे लगता है जूस और इससे ज्यादा वोलसम अगर आप खाएंगे तो दैट इज मोर बेटर। करेक्ट। एंड एक क्रॉनिक कंडीशन है जो आजकल बहुत देखी जाती है, व्हिच इज पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरीज। एंड अभी वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज सिर्फ ओवरीज तक तो का डिसीज नहीं रहा है, इट्स अ मेटाबॉलिक डिसीज अगेन। और पीसीओडी के साथ ही बहुत थायराइड के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो आई थिंक बहुत सारे पेशेंट्स में ये दोनों चीजें कोएग्जिस्ट करती हैं। सो अगेन इसमें ट्रिकी हो जाता है वेट लूज करना, या फिर ऑल द मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और एक ओवरऑल बिहेवियर या पर्सनालिटी पे ये इफेक्ट होते जाता है। और इसका सबका जैसे हम लोग देखते हैं कि डाइट इज द मेन थिंग विच कैन कंट्रोल बोथ ऑफ दीज थिंग्स। तो इसके बारे में हम क्या? बेसिकली पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो नॉर्मली फीमेल में जो रक्तस्राव होता है महीने के अंदर होना चाहिए वो नहीं होता। डिले क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी में सिग्नल नहीं पास आउट होते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हर एक ग्लैंड को कमांड देती है, तो वो जो रक्तस्राव होना चाहिए वो नहीं होता है, उसके लिए होता है। उसकी रीजन क्या है? एक तो जेनेटिक, अनुवंशिकता, जो आपके फैमिली में मम्मी के फैमिली या पापा के फैमिली का तो किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो जेनेटिकली आपके पास आता है। सेकेंड है आपका स्ट्रेस लेवल। अब पढ़ाई में हो या फिर बाहर ऑफिस में हो तो जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। थर्ड है आपका खाना। अब जितना प्रोसेस्ड फूड खाओगे, जितना चाइनीज फूड खाओगे, उतनी आपकी बॉडी वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी। जो बॉडी में फैट गेन होने की रीजन क्या है? कि आपकी बॉडी को अनवांटेड चीजें मिल रही है जो बॉडी से स्टोर कर रही है। आप जब इसको निकालोगे तब जो ग्लैंड के ऊपर जो प्रेशर आया वो रिलीज हो जाएगा। जब तक वो ग्लैंड के ऊपर प्रेशर है, फैट है, वो फैट नहीं जब तक करता है तब तक वो एक्टिवेट नहीं होती। उसके लिए डाइट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट और एक्सरसाइज। जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना आपकी बॉडी फैट बर्न करने के लिए हेल्प होती है, और उस साथ के साथ आप डाइट करते हो तो न्यूट्रिशियस चीजें आपके बॉडी को मिल जाए, जो लैकिंग है वो आप दे रहे हो तो वो फटाफट रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट हो जाती है।
Correct. तो बेसिकली पीसीओडी ये डिजीज जैसे कि आप कितना भी टैबलेट लेते हो या फिर गायनेकोलॉजिस्ट तब तक आपको रिलीफ होगा। फुल लाइफ टाइम के लिए आपको डाइट एंड एक्सरसाइज ये दो ही चीजें जो आपको हेल्प करती है करेक्ट, उसको। लाइफस्टाइल करेक्शन हाँ। बेसिकली। सेकेंड है थायराइड। थायराइड में भी दो टाइप आ जाते हैं, एक हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत रेयर केसेस मिलते हैं हम देखने के लिए, पर हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं बोलोगे 80 to 90% फीमेल मेल दोनों भी अभी मेल भी आपको पहले तो ऐसे थे कि बहुत 100 में से एक आध दो मेल रहेंगे जिनको थायराइड डिटेक्ट होता है, पर फीमेल की क्वांटिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ ये तो ग्लैंड है जो एक्टिवेशन में टीएसएच का जो फंक्शन है वो कम कर देता है, जिसके वजह से अब बॉडी इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कमांडिंग बॉडी पे नहीं जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को कमांड देती है और थायराइड ग्लैंड पूरे बॉडी के इंटरनल ग्लैंड्स को कमांडिंग करने का काम करता है। अभी यहाँ से कमांड मिल रहा है पर जहाँ पे ब्रांचेस में सॉल्व करना है, कमांडिंग करना है, वो ग्लैंड ही डिस्टर्ब हो गई है, तो पूरी बॉडी में वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो जहाँ पे आपकी बॉडी सब थायराइड पेशेंट में ज्यादा करके दिखने वाली चीजें क्या है, एक तो एक होती है हेयर फॉल होना, ड्राइनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये बहुत, और नींद नहीं आना, डिस्टर्ब स्लीप, ये चार जो चीजें ये बहुत कॉमन दिखती है। तो भी ये क्यों हो रही है? बिकॉज आपके जो बॉडी में कंट्रोल करने का काम है वो कंट्रोल करने वाला कमांडिंग ग्लैंड ही वैसे है। तो जिसपे खाने में आपको बहुत सारे वेरिएशन में चेंज करना पड़ता है, लाइफस्टाइल ही चेंज करना है, आपको थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करना पड़ता है, एक्सरसाइज कर लो तो बेस्ट है, सूर्य नमस्कार, योगा ये ज्वाइन कर लेते हो तो भी सबसे, और भी थोड़ा सा एक्टिविटी चार्ज हो जाता है, चार्जिंग होना स्टार्ट होता है। इससे खाने आप जितने लीफी वेजिटेबल्स आप कम कर देते हो वो बेस्ट ऑप्शन है। सोयाबीन का खाने में कम कर लोगे तो ये बेस्ट ऑप्शन है। प्रोटीन इंटेक थोड़ा बहुत रखोगे, बिकॉज नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि हरी सब्जियां खाना चाहिए, या प्रोटीन के लिए सोयाबीन खाना चाहिए, ये सब चीजें क्यों कम करना चाहिए? बिकॉज थायराइड में जो हरी सब्जियों में मॉलिक्यूल आता है, केमिकल्स रहते हैं, वो जो हमारे टीएसएच फंक्शन को और कम कर देता है। ओके, तो अगर टीएसएच फंक्शन कम हुआ तो फिर थायराइड के आप इतनी भी टैबलेट लो वो रिफ्लेक्शन होना या फिर उसको प्रॉपर ठीक होना नामुमकिन है। तो थायराइड के लिए डाइट इम्पोर्टेंट है, इसके साथ एक्सरसाइज करते तो और बेस्ट हो जाता है। करेक्ट। So diet and exercise, lifestyle correction is the बेस्ट मेडिसिन है। Yeah, it's the best medicine to everything. अब अभी हम लास्ट में थोड़ा सबकी जड़ के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बहुत कभी कभी ख्याल रखते हैं हम क्या खा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेस फैक्टर है ये टैकल करने में सबको बहुत प्रॉब्लम आता है। तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेस की वजह से सब कुछ होता है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे या हार्मोनल लेवल पे? भी देखा जाएगा तो स्ट्रेस में तो दो मेन बोलते प्राइमरी है, कॉर्टिसोल जो रिलीज हो जाता है, प्राइमरी है, जो कुछ भी स्ट्रेस लेके सबसे पहले वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका तो मेन है, एक तो फाइट या तो फ्लाइट, लड़ो या तो फिर वहीं पे स्टॉप हो जाओ, उठ जाओ। तो अभी इसके साथ आपका खाना कैसे रखते हो ये मैटर करता है। अगर कॉर्टिसोल नॉर्मली हमारी बॉडी हार्मोन से बनी है, एक मेल है बिकॉज उसमें टेस्टोस्टेरोन है, एक फीमेल है एस्ट्रोजन, नॉर्मल बेसिकली ये बताने की बात है। तो अगर ये मेल और फीमेल कैटेगरी हम लोग कैटेगराइज करते हैं हार्मोन्स की वजह से ही, तो ये हार्मोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी प्रोटीन करता है। जितना गुड क्वालिटी फर्स्ट क्लास प्रोटीन आप खाओगे, खाने में रखोगे, उतना आपकी बॉडी हार्मोन्स पे कंट्रोल करती है। नॉर्मली ऐसे होता है कि स्ट्रेस फीमेल्स में है कि स्ट्रेस बढ़ गया तो आइदर वो उनका एपेटाइट सप्रेस हो जाता है, करेक्ट, या तो फिर वो बहुत जंक या फिर बोलते कि अनकंट्रोलेबल वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये दो अलग साइड से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी उसका असर दिखने लगता है। ये खास कर ये 5 दिनों में ज्यादा होता है कि कुछ फीमेल ऐसे कि जो उनका सप्रेस हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे कि उनको बहुत स्वीट टूथ हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ मीठा खाओ तो एक्चुअली ये होता है बिकॉज ये 5 दिनों में हमारी बॉडी हार्मोन्स पे इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इम्बैलेंस में नेगेटिव हार्मोन ज्यादा रिलीज होती है। तो ये नेगेटिव हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए एक ही न्यूट्रिएंट जो बहुत बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटीन। अगर खाने में ये 5 दिनों में भी आप प्रोटीन का खाना अच्छे से रखते हो तो आपके जो नेगेटिव हार्मोन्स है वो कंट्रोल में आ जाते हैं।
Okay. और जो इसेंशियल हार्मोन्स है जो बेसिकली बॉडी में चाहिए वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिनको मतलब जहाँ पे छुपे वो बाहर आके काम करने के लिए, जब तक नेगेटिव हार्मोन्स है तब तक वो बाहर नहीं निकलते। करेक्ट है। जब तक नेगेटिव हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए कोई कमांडिंग आ जाता है तब ये बाहर आके अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोटीन इंटेक जितना अच्छे से रखोगे उतने आपके नेगेटिव हार्मोन्स नीचे जाते हैं। और जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको स्वीट खाने के लिए क्रेविंग होता है तो आपको खाना भी है तो आप डार्क चॉकलेट खा लो। अच्छा, ओके। डार्क चॉकलेट ये ऐसा सोच है जिसमें आपको आयरन भी ज्यादा मिलता है और क्रेविंग जो स्वीट खाने की क्रेविंग है वो वहां पे कंप्लीट हो जाती है। तो बैलेंस हो जाता है, वो जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर लेता है डार्क चॉकलेट। ओके। या तो फिर चिकी है, पीनट चिकी है जो आपके बॉडी में आयरन भी देती है और वहां पे न्यूट्रिशियस भी आपको हेल्प भी हो जाता है। ओके। ये दो चीजें हैं जो कम्बैट कर सकती हैं स्ट्रेस को इन केस ऑफ डाइट along with protein, of Yes. course. Yes. And of course, meditation and all these things. मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक्सरसाइज करते हो, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो चीज करने के लिए स्टार्ट करते हो। बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी एक्स्ट्रा आप कर लेते हो, नॉर्मल रूटीन से एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी, वो आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस लाती है। थॉट ऑफ थिंकिंग भी चेंज हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना आप स्टार्ट कर देते हो। चलो कुछ सॉन्ग सुन लिया तो सॉन्ग सुनने के बाद भी आपका मूड चेंज हो जाता है। करेक्ट। हॉबीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन सब चीजों में। करेक्ट। तो रूटीन्स के साथ हम लोग हॉबीज भी अगर थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर ले तो ये स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम्बैट होने में मदद हो सकती है। लास्टली जस्ट मैं टच करना चाहूंगी कुछ पॉइंट्स, अभी समर सीजन है तो एनी क्विक न्यूट्रिशन टिप्स टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड एक्टिव इन समर। अभी ये जो सीजन है बेसिकली देखा जाएगा तो किडनी सीजन बोलते हैं हम लोग। करेक्ट। बिकॉज ऑफ ज्यादा से ज्यादा स्टोन्स वाले पर्सन डिटेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। तो जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पियो। नॉर्मली 3 लीटर पानी ऑल ओवर सीजन को चलता है, पर जब ये समर सीजन चालू होता है तब कम से कम 4 लीटर पानी आपके बॉडी में जाना चाहिए। ओके। तो हो सके तो इलेक्ट्रॉन वाला पानी पी लो। सब्जा है वो सब्जा डाल के पानी, जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहते हैं। खाने में हो सके उतनी फ्रूटी वेजिटेबल्स ज्यादा रखो। दूधी है, ये सब जो दूधी भिंडी ये जो चीजें ये सब फ्रूटी वेजिटेबल्स है, जिससे आपके वो वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है। हाँ, जूसेस जितना जो हो सके उतना कम करके होल फॉर्म में फ्रूट खाया करो। और लेना भी तो मॉर्निंग स्लॉट में। हाँ। तो लिक्विड हाइड्रेटिंग फॉर्म में लेना है तो आपको इलेक्ट्रॉल आपके बॉडी में कंटिन्यूएशन में रख दो। पानी एक बॉटल, अभी मेजरिंग वाले बॉटल्स रहते हैं, इतने इतने घंटे में पानी जाना ही चाहिए। तो वैसे एक बॉटल रखो जो दिन में 4 बॉटल खत्म होनी चाहिए। 1 लीटर की बॉटल 4 बार दिन में। तो ये खत्म होती है मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। उससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए जिससे किडनी पे लोड आ जाए। उससे कम भी नहीं होना जिससे किडनी डिहाइड्रेट हो जाए। तो एवरेज 4 लीटर वाटर इनटेक पूरे दिन में होना चाहिए। एनी फॉर्म इलेक्ट्रॉल ले लो, जूसेस ले लो, सब्जा डाल लो उसमें, कुछ भी, नींबू शरबत है नॉर्मल आप ले सकते हो, लेमन जूस है वो आप इंक्लूड कर दो खाने में। करेक्ट। और एक बहुत इम्पोर्टेंट, अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तब मेरे ध्यान में आया कि ऐसे बोला जाता है कि आपकी हेल्थ आपके गट में रहती है ना। आपके अगर गट आपके हैप्पी है तो आपका पूरा प्रोसेस जो है वो बराबर से चलता रहेगा। तो गट हेल्थ के बारे में व्हाट क्विक टिप्स कैन यू गिव टू मेंटेन गट हेल्थ? ऑलवेज बी पॉजिटिव। पहले तो ये है कि स्ट्रेस अफेक्ट होता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। कुछ भी हो जाए अच्छा ही होने वाला है। उसके साथ जब भी आप उठते हो मॉर्निंग में उठते तो लॉन्ग गैप मत रखो। आप 6 बजे उठे हो, 7 बजे तक आप खाना कुछ तो खा लो। एटलीस्ट फ्रूट से स्टार्ट कर लो, ड्राई फ्रूट से स्टार्ट कर लो। बिकॉज ये जो चीज है कि आप जब तक जितना गैप रखोगे खाने में उतना नेगेटिव हार्मोन्स वहां पे आ जाते हैं। तो आपका गट कितना भी अच्छा हो वो ट्रिगर कर लेता है। अगर जब तक ये टाइमिंग है, अगर 6 बजे उठने के बाद 8 बजे हम लोग नाश्ता कर ले, पर 8 का 9 बज गए तो जो फीमेल जो 8 बजे खाने वाले उसका हाइपर हो जाता है। करेक्ट। कॉर्टिसोल लेवल वो वहाँ पे बहुत ही हाइपर हो जाती है वो, क्योंकि उसको वहाँ पे खाने को नहीं मिला। तो जैसे आप उठते हो 1 घंटे के अंदर आपका कुछ तो नाश्ता होना चाहिए, फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट। ओके। ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक कंटेंट रखो खाने पूरे दिन में। करेक्ट। ये सारी चीजें कि नॉर्मली घर से पॉजिटिव एटीट्यूड और उठते ही स्टार्ट विद इन 1 आवर आप आपका मील स्टार्ट कर दो। ओके।
उसके Right. बाद हमारे नॉर्मल 3.5 आवर्स के गैप के साथ हर एक मील इंटरवल से रहेंगे। तो थैंक यू मैम फॉर इतना अच्छा हमें गाइड करने के लिए न्यूट्रिशन के बारे में। आई एम श्योर हमने बहुत सारे मिथ्स को आज डिबस्ट किया है और इवन कुछ समर क्विक न्यूट्रिशन टिप्स भी आई थिंक सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जाते जाते आप एक टेक अवे मैसेज क्या देना चाहिए व्यूअर्स के लिए? इतना ही है कि ये गर्मी का सीजन है, जितना हो सके उतना हाइड्रेट रहो। कोकम शरबत है, नींबू शरबत है, नॉर्मल सब्जा वाले वाटर है, इलेक्ट्रॉल है, ये सब इंक्लूड करके रखो। बाहर बहुत हीट है, खाने में ज्यादा गैप मत रखो, प्रोसीड फूड के लिए मत जाओ, जितना हो सके अपना खाना खुद कैरी करो, साथ में लिया करो। नहीं तो नट्स है, नट्स कैरी करके रखो। बहुत ज्यादा गैप हो रहा है तो वहां पे नट्स खा लो, उसके 15-20 मिनट बाद पानी पी लो, जिससे बॉडी एनर्जी लेवल भी कंट्रोल रखेंगी, हार्ट को भी पानी वाटर इनटेक्स की वजह से वो भी हाइड्रेटेड और ऑक्सीजनेटेड रहेगा। और एक्सरसाइज मस्ट। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस एंड टाइम। हम मिलेंगे वापस एक नए संवाद में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।